हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंटरिम मेंटेनेंस में आपके द्वारा की जाने वाली वो 5 गलतियाँ जिसकी वजह से आपको बाद में बहुत ज़्यादा भयानक कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले क्योंकि हम लोग ऐसे ही आपके लिए निरंतर वीडियोस लेके आते रहते हैं। दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। इंटरिम मेंटेनेंस में जब आपकी वाइफ पिटीशन फाइल करती है तो आपने देखा होगा कि वो पिटीशन काफी ज्यादा टू द पॉइंट होती है, शॉर्ट होती है, शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स होते हैं। ज्यादा कोई लंबी कहानी नहीं लिखी जाती है उसपे। 7 से 8 पेज की वो पिटीशन अक्सर होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट आपका जब रिप्लाई फाइल करने का टाइम आता है तो आप अपने रिप्लाई को ठीक से नहीं बनाते हैं। यही आपकी पहली गलती है। आप अपने रिप्लाई को इतना लंबा कर देते हैं। जो एलिगेशंस वाइफ अपनी पिटीशन में आप पर लगाती है उसे डिनाई करने के लिए आप बहुत लंबी लंबी एक्सप्लेनेशंस लिखते हैं, पूरी कहानियां उसमें लिख देते हैं और आपका रिप्लाई बच जाता है 20 से 25 पेज का, और कई बार तो उससे भी ज्यादा आपका बड़ा रिप्लाई बच जाता है। यही आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, पहली बात, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, इसलिए आप बस जस्ट एलिगेशंस को अगर डिनाई भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। और अगर ज़्यादा कोई वैसा एलिगेशन है जिसमें आपको लगता है कि मुझे जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत है तो जस्टिफिकेशन भी आप टू द पॉइंट दीजिए, बहुत शॉर्ट में दीजिए। जितना बड़ा आपका रिप्लाई दोस्तों बनता है उतना ही ज्यादा फायदा आपकी वाइफ को होता है। वाइफ के जो वकील होंगे वो जो सवाल पूछेंगे वो रिप्लाई को सामने रखेंगे और फिर उसके बाद आपसे एक एक करके सवाल पूछना शुरू करेंगे। आप जनरली यही सोचते हैं कि बस उसमें आपको आंसर देना है, लेकिन आपके आंसर्स को वो कहाँ से कहाँ लिंक करते हैं ये आपको भी नहीं पता चलेगा। और जितना बड़ा आप रिप्लाई बनाते हैं, जितनी लंबी आप कहानियां लिखते हैं, उतने ज्यादा क्वेश्चंस उनके बच जाते हैं अपने पार्ट पे। और फिर जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप मिस्टेक तो करेंगे ही, और वही मिस्टेक आगे जाके पत्नी को फायदा देती है। तो सबसे पहले तो आपको रिप्लाई बहुत ज्यादा टू द पॉइंट बनाना है, बहुत ज्यादा उसे लंबा नहीं करना है क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि आपके 20-25 पेज के रिप्लाई को बैठ के पूरा पढ़ेगा। तो आपको इससे बस नुकसान ही होता है, कोई फायदा नहीं होता है। अब दोस्तों, दूसरी मिस्टेक ये है कि जब आपको मेंटेनेंस का नोटिस रिसीव होता है उसके बाद आप लोग तरह तरह की चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि किसी तरह का आप लोन ले लेते हैं अपने ऊपर लाइबिलिटीज बढ़ाने के लिए, बढ़ा के दिखाने के लिए, और जो प्रॉपर्टीज होती है वो मदर के नाम पे, फादर के नाम पे, सिस्टर या ब्रदर के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। और इस तरीके से आप लोग बस अपने ऊपर लाइबिलिटीज दिखाने की कोशिश करते हैं जिसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि कोर्ट को भी बात अच्छी तरीके से पता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेंटेनेंस का नोटिस रिसीव करने के तुरंत बाद आप अपने ऊपर लोन ले रहे हैं, प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कर रहे हैं, ये कोर्ट को अच्छी तरीके से समझ में आता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। इससे बस कुछ नहीं होता है, कोर्ट के सामने आपकी एक बुरी छवि बनती है, बुरी इमेज बनती है, बुरी इंटेंशन सामने आती है, और इससे आपका कोई भी फायदा नहीं होता है। तीसरी गलती दोस्तों, इंटरिम से पहले जो आर्ग्यूमेंट होते हैं उसमें आप लोग कई बार ऐसा करते हैं कि अपने वकील साहब को अपीयर ही नहीं करते। कई बार तो आप वकील साहब को अपॉइंट ही नहीं करते, ये सोचते हैं कि मैं खुद ही संभाल लूंगा, और सोचते हैं कि गूगल या यूट्यूब से आप लोग हेल्प लेकर के सब कुछ कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। एक्सपीरियंस नाम की भी एक चीज होती है। अगर आप कोई चीज गूगल या यूट्यूब से देख रहे हैं वो बस एक तरह से बुकिश नॉलेज हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली कोर्ट में क्या चलता है ये सिर्फ वहां प्रैक्टिस करने वाले किसी वकील को ही पता है। अब एक वकील जो 10 साल की प्रैक्टिस कर रहा है कोर्ट में, उसे जितना एक्सपीरियंस होगा इन सब चीजों का उतना शायद आपको नहीं होगा, और आपको शायद से खुद से आर्ग्यूमेंट्स करते वक्त उस वक्त लगेगा भी नहीं कि आप कोई गलती कर रहे हैं, लेकिन बाद में आपको उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भुगतने पड़ेंगे। तब आपको फिर बाद में पता लगता है कि आपने अपने पार्ट पे ये मिस्टेक करी है। अब दोस्तों, अब बारी आती है चौथी गलती की। चौथी गलती है एफिडेविट को लेकर। जब आप एफिडेविट फाइल करने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, एफिडेविट को नेट से एक फॉर्मेट निकाल लेते हैं, उसका बस टिक क्रॉस करते हैं और एफिडेविट को फाइल कर देते हैं।
ये बात भूल जाते हैं कि उसके अंदर एक कॉलम होता है, पर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं कि ये मेरे डिपेंडेंट्स है, ये इनकी इतनी लाइबिलिटी है मेरे ऊपर, ये एक्सपेंडिचर है, और सब कुछ बहुत डिटेल में लिख सकते हैं। लेकिन आप वो नहीं करते, आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं और बहुत शॉर्ट में एफिडेविट को लिखकर दे देते हैं। आपको ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप ये बता रहे हैं कि आपके कोई डिपेंडेंट है, तो आपको उसमें कॉलम में पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि ये इनके मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहे हैं, ये इनकी एज है, सब कुछ आपको डिटेल में लिखना होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो इंटरिम से पहले आर्ग्यूमेंट होते हैं उसमें सारी चीज़ें कवर अप हो। आपको प्रॉपर बताना होगा कि जो डिपेंडेंट्स हैं इनके इतने एक्सपेंडिचर है, ये इनके मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहे हैं, ये मेरी सैलरी है, ये मेरे अपने एक्सपेंडिचर है, ये मेरे मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहे हैं। तो आपको प्रॉपर उसमें एफिडेविट में सब कुछ बताना होगा। ऐसा नहीं कि आप बस शॉर्ट में हल्का सा आपने लिख दिया और दे दिया। और पांचवी और आखिरी चीज़, अगर आपके पास ये प्रूफ आ जाते हैं कि आपकी वाइफ एडल्ट्री में है और उसके आपके पास प्रूफ पड़े हैं, तो आपको इंट्री पे जाने से पहले 125(4) की एक पिटीशन मूव करनी होगी विद एफिडेविट। क्योंकि जब इंट्रीम पे आर्ग्यूमेंट होंगे तो फिर वो 125(4) की जो एप्लीकेशन होगी वो ऑन रिकॉर्ड होगी। आप अपने पार्ट पर ये गलती करते हैं कि पहले इंट्रीम में चले जाएंगे और उसके बाद जब इंट्रीम का ऑर्डर हो जाएगा उसके बाद जाकर के आप कोई एक्शन लेते हैं उसके ऊपर। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले 125(4) की पिटीशन मूव करनी है और फिर उसके बाद ही इंट्रीम में जाना है। इससे आपको फायदा ही होगा। या तो आपका मेंटेनेंस कम बदलेगा या तो फिर आपका मेंटेनेंस हट भी सकता है, क्योंकि 125(4) ये कहता है कि अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री में है और आपके पास उसके सबूत है तो फिर आपका मेंटेनेंस नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी सारी जो गलतियां हैं वो समझ में आ गई होगी और आप वो गलतियों को नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।